नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोशिका एवं आनुवंशिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपके किसी भी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न। देखिए, क्रोमैटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? हेट्रोक्रोमैटिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उसे हेट्रोक्रोमैटिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्लाइकोलिसिस कोशिका के किस भाग में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। किसे जाना जाता है? राइबोसोम को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में राइबोसोम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान है, किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखिए। डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? पित्रैक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या इसे जीनस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पशु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पशु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, बाकी केंद्रक, कोशिका द्रव्य तथा कोशिका झिल्ली तीनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसके द्वारा किया गया था? इस नियम का अन्वेषण किसके द्वारा किया गया था? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती झिल्ली या फिर थैले के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, रक्त का प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? समलक्षणी या फेनोटाइप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? किस शब्दावली का सृजन किया गया था? जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव्य की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और जेली जैसा पदार्थ जो होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है? ये किस नाम से जाने जाते हैं? ऊतक के नाम से। कोशिकाओं का जो समूह होता है जिसकी संरचना समान होती है और मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं, उसे ऊतक कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन। पादप कोशिका के लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं?
पादप कोशिका के अलावा क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनांतराल अवस्था या फिर इंटरफेज का हिस्सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? समसूत्रण या फिर माइटोसिस। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथियस स्लाइडेन तथा थियोडर स्वान अपने निम्न में से किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? ये किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? स्लाइडेन तथा स्वान ये जो है कोशिका सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिकीय हाउसकीपर किसे कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम को आत्मघाती थैला भी कहा जाता है कोशिका का। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने से सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? कौन सा भाग मदद करता है? नाभिक मदद करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनिए। देखिए, सिर्फ चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिका को सक्षम करता है। सही है। सिर्फ विकास और विभेदन की भूमिका निभाता है, जिसके कारण संरचना विकास होता है। यह भी सही है। सिर्फ प्रोटीन का संश्लेषण बंद कर दिया जाता है, आवश्यकता नहीं होती है। यह भी सही है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, कौन सा कथन असत्य है? देखिए, समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है। सही होता है, सही है। कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है। यह भी सही है। अर्धसूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है। यह भी सही है। समानजनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं? समरूपी होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि संतति कोशिकाएं जो है समरूपी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? क्यों कहा जाता है? देखिए, इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एवं एंजाइम होते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा डैश से जुड़ा होता है। यह किससे जुड़ा होता है? थायमिन से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अंतर्द्रव्यी जालिका। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन करें। देखिए, कोशिका की स्थिति का चयन करना है, क्या हो जाएगा? रचक खंड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचक खंड या फिर बिल्डिंग ब्लॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण कौन सा है? कौन है? तंत्रिका कोशिका। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तंत्रिका कोशिकाएं जो है शाखित कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। इंपॉर्टेंट है, डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है? कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोस। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्सी राइबोस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के नाभिक का आविष्कार डैश किसके द्वारा किया गया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचना क्या कहलाती है? इसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
नाभिक में संरचित धागे जैसी संरचनाएं जो पाई जाती हैं उसे गुणसूत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक रंध्रित छिद्र निम्न द्वारा रक्षित होता है। रंध्रित छिद्र किसके द्वारा रक्षित होता है? तो किसके द्वारा रक्षित होता है? रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन डैश कहलाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जीव द्रव तंतु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन जीव द्रव तंतु कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। वो दो कोशिकाएं कौन सी होती हैं जिनमें आनुवंशिक सामग्री होती हैं? कौन सी होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। भोजन से ऊर्जा मुक्त करने वाला कोशिकांग कौन सा होता है? कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? ये किसमें होता है? राइबोसोम में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से क्या अनियमित षटकोणीय होता है? इसमें से क्या अनियमित व षटकोणीय होता है? तो कौन होता है? शल्की उपकला। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शल्की उपकला जो होती है वह अनियमित और षटकोणीय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। ध्रुवों पर तारक का निर्माण कौन करता है? तारक का है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता की इकाइयां हैं। आनुवांशिकता की इकाई कौन सी है? कौन होती है? जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नाभिक के द्वारा कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है? न्यूक्लियस। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मानव के कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? कुल 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, किस जीव में कशाभ पाया जाता है? कशाभ किस जीव में पाया जाता है? ये किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कशाभ जो है पैरामीशियम में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पानी में रखी गई कोशिका का परासरणी ऑस्मैटिक विस्तारण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वैक्यूलोस के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वैक्यूलोस। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? डिम्ब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को डिम्ब कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दो जीनोम से अधिक वाला जीव डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? द्विगुणित। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो जीनोम से अधिक वाला जीव द्विगुणित कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अर्धसूत्री विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। देखिए अर्धसूत्री विभाजन का प्रयोज्यता चुनिए। तो यह क्या करता है? यह विविधता सृजित करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए,
देखिए डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, साइटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ये किसके अध्ययन से संबंधित है? ये कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित रहता है। डीएनए कोशिका के कुछ भाग में संग्रहित रहता है। ये किस भाग में संग्रहित रहता है? केंद्रक में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में संग्रहित रहता है। अगला प्रश्न देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल बिंडा के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, डैश कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होता है जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। तो कोशिका में 70% या उससे अधिक क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? केंद्रक के अलावा किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सुकेंद्रिक कोशिका की एक विशेषता नहीं है? सुकेंद्रिक कोशिका की एक विशेषता नहीं है। देखिए, अच्छी तरह से गठित केंद्रक इसमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी होती है, यह भी सही है। केंद्रक झिल्ली मौजूद होता है, यह भी सही है। देखिए, पादप कोशिका में हरित लवक की अनुपस्थिति होती है। ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कोशिकांग में स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किसमें होते हैं? सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें स्वयं के डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? कौन सा प्रोटीन बचाता है? कैरोटीन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो किसे किस रूप में जाना जाता है? प्रोटोप्लाज्म के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसे प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है। कि डीएनए से आरएनए तक की आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसे प्रतिलेखन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं से उत्पादों के भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? गोल्जी बॉडीज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। गोल्जी बॉडीज जो है पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखिए, किसमें ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा, हाइड्रोक्सिक ब्यूटरिक कणिकाएं, सल्फर कणिकाएं, गैस पुटिका शामिल है? तो किसमें शामिल होता है? साइटोप्लाज्म में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।